तो इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें दो टर्म्स हैं, एक है ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, और उसके बाद में डेवलपमेंट। पहले हम ग्रोथ को पढ़ेंगे और ग्रोथ के बाद में डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और लास्ट में यहाँ पर प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कई सारे हार्मोन्स दिए गए हैं, फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स। स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ। उसके लिए हमें ग्रोथ का मतलब पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है उसको क्या कैसे हम समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है उसका मतलब है एक परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का परमानेंट इंक्रीज हो जाए, साइज में इंक्रीज हो जाए। परमानेंट यानी इरिवर्सिबल, जिसको एक बार होने के बाद में वापस रिवर्स ना किया जा सके। परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट, इसके किसी बॉडी पार्ट का, जैसे उसके किसी टिश्यू का, उसके किसी ऑर्गन का, या फिर उसके किसी इंडिविजुअल सेल का भी, जो भी अगर उसकी बॉडी में चेंज दिखाई देता है पूरे और बॉडी के अंदर, या फिर उसके किसी ऑर्गन में, टिश्यू में, या इंडिविजुअल सेल में, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ग्रोथ। ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इनफैक्ट ये हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल के साथ में कॉन्स्पिकुअस भी होती है, यानी कि इसको ऑब्जर्व करना बहुत ईजी है। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे प्लांट के अंदर में ग्रोथ होती है, ह्यूमंस के अंदर में ग्रोथ होती है, एनिमल्स के अंदर में ग्रोथ होती है। तो कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ग्रोथ दिखाई पड़ती है वो किस वजह से दिखाई पड़ती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ दिखाई देने का जो रीजन है वो है सेल डिवीजन। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवीजन की वजह से नए सेल प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, और नए सेल की वजह से हमारा जो बॉडी का ग्रोथ है वो हो पाता है। तो मेजर रीजन है सेल डिवीजन, जिसकी वजह से सेल का नंबर इंक्रीज होता है। सेल डिवीजन के अलावा सेल साइज में इंक्रीज देखने को मिलता है। सेल अपने अंदर में नया मटेरियल सिंथेसाइज करता है या प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज करता है। तो जब सेल अपने अंदर में प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस करता है तो उसका साइज भी बढ़ता है, जैसे ये सेल साइज में बड़ा होता जाएगा। तो इन दोनों की वजह से हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ दिखाई पड़ती है। अब ये जो ग्रोथ है इसके कुछ फीचर्स होते हैं। इसके क्या फीचर्स होते हैं? पहला तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का रिजल्ट होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का रिजल्ट होता है। इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन को मिला करके हम बोलते हैं मेटाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन को मिला करके हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन जहाँ पे हम छोटे छोटे मटेरियल्स को जोड़ के बड़ा मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं और इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इसमें एनर्जी यूज होती है। जबकि कैटाबॉलिक में एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और इसमें एनर्जी निकलती है। प्लांट मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ तब दिखाई पड़ती है जब हमारे सेल में नया मटेरियल ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू पुराना मटेरियल टूटने के। मतलब जब एनाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा होगी कंपेयर टू कैटाबॉलिक रिएक्शन, तब हमें अल्टीमेटली ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। क्योंकि एनाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा है, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स। इस वजह से ग्रोथ में अल्टीमेटली हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी। ग्रोथ में एनर्जी यूज होती है, ग्रोथ में एनर्जी इज यूज्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का। सेल डिवीजन, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक में भी एनाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये जो ग्रोथ है इसको हम
कंपेयर करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो ग्रो करते हैं। क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं? क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर सकते हैं? हाँ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ फॉल्स ग्रोथ होती है, वो ट्रू ग्रोथ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, इस लकड़ी के टुकड़े को आप पानी में डाल दीजिए। क्या ये जो लकड़ी का टुकड़ा है पानी में डाल करके इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये भी ग्रोथ है, बिल्कुल। लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालने के बाद में ग्रो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको बाहर रख दोगे, ड्राई कर दोगे, तो एक बार जब इसको हम ड्राई कर देंगे तो ये वापस अपने साइज में रिटेन कर देगा। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है ये रिवर्सिबल टाइप की ग्रोथ है, जबकि एक्चुअल ग्रोथ या फिर जो ट्रू ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल ना होकर के इरिवर्सिबल होनी चाहिए। यहाँ पर रिवर्सिबल ग्रोथ है। ये रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि ये इंटरनल नहीं है, अंदर से नए सेल नहीं बन रहे हैं, अंदर से नया मटेरियल नहीं बन रहा है। ये जो ग्रोथ हुई थी ये किसकी वजह से हुई थी? उसकी बॉडी सरफेस पे नया मटेरियल डिपोजिशन होने से। बाहर से मटेरियल डिपोजिशन हुआ था फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से मटेरियल आकर के डिपॉजिट हो गया था, बाहर से आकर के मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ हुई थी। वाटर मॉलिक्यूल्स इस लकड़ी के टुकड़े में एब्जॉर्ब हो गए थे, और जब तुमने इसको पूरी तरह से ड्राई कर दिया तो ड्राई करने पे ये सारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ये वापस से अपने साइज को रिटेन कर लेता है। तो ये रिवर्सिबल टाइप की ग्रोथ है, बाहर से ग्रोथ है। यहाँ पर बाहर से मटेरियल आ रहा है, अंदर से कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर अंदर से कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो क्या यहाँ पर मेटाबॉलिक स्टेप होगा या नहीं? नहीं, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्ड नहीं होता। ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल का उसकी सरफेस पे खाली। ना तो यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, ना तो यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होगी, एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं होगा, कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग हैं। इसलिए से क्या हम इसको ट्रू ग्रोथ बोलेंगे? नहीं, तो ये ट्रू ग्रोथ नहीं होती। ये एक रिवर्सिबल फॉर्म की ग्रोथ है, ये ट्रू ग्रोथ नहीं है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह की ग्रोथ होती है? इरिवर्सिबल एक्चुअल ग्रोथ, ट्रू ग्रोथ जिसको बोलते हैं। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रिवर्सिबल ग्रोथ भी देखने को मिलती है? हाँ, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। हमारी भी बॉडी में कई जगहों पर कुछ मटेरियल एक्यूमुलेट होकर के उसका ग्रोथ करवा सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में रिवर्सिबल ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पेट में फैट एक्यूमुलेशन होना। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फैट जा करके हमारे पेट में एक्यूमुलेट हो जाता है। ये भी ग्रोथ है एक तरह की, लेकिन ये रिवर्सिबल ग्रोथ है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, खाना थोड़ा कम कर देंगे, हेल्दी खाएंगे, तो जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो ये हमारी बॉडी रिवर्स हो गई। तो हमारी बॉडी में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों तरह की ग्रोथ मिलती है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो होता है इरिवर्सिबल एक्चुअल ग्रोथ। तो ये हमने ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। लेकिन जो ग्रोथ के टाइप है, ग्रोथ के बेसिस पे हम प्लांट और एनिमल्स के अंदर में डिवीजन देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ग्रोथ इन प्लांट्स या फिर प्लांट ग्रोथ। इसका मतलब प्लांट्स के अंदर में जो ग्रोथ होती है वो एनिमल्स के कंपैरिजन में कुछ अलग होगी, तभी इसका अलग नाम पड़ा है। तो प्लांट की ग्रोथ किस तरह से एनिमल ग्रोथ से अलग है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। चाहे प्लांट की ग्रोथ हो चाहे एनिमल की ग्रोथ हो, दोनों होती किसकी वजह से? सेल डिवीजन की वजह से। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में सेल डिवीजन अलग अलग तरीके से चलता है, उसका जो ऑपरेशन मैकेनिज्म है वो अलग होता है। इस वजह से प्लांट्स की और एनिमल्स की ग्रोथ भी अलग दिखाई पड़ती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पर कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। प्लांट की बॉडी में कुछ जगहों पे स्पेसिफिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिन टिश्यूज का क्या नाम होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स पूरी बॉडी में सिर्फ सेल डिवीजन कर सकते हैं, और ये कुछ जगहों पर स्पेसिफिक लोकेशन में सेल में पाए जाते हैं प्लांट बॉडी में। जबकि अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर में ऐसा कोई लोकलाइज्ड टिश्यू नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक जगह पर कुछ लोकलाइज्ड टिश्यू नहीं होता। यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में दिखाई पड़ती है। बॉडी में अलग अलग जगह पे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं,
तो हमारी बॉडी में डिफ्यूज्ड ग्रोथ दिखाई पड़ती है, एनिमल्स में डिफ्यूज्ड ग्रोथ दिखाई पड़ती है। दूसरा केस ये होता है कि जो प्लांट्स के अंदर में ग्रोथ होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। प्लांट्स के अंदर में जो ग्रोथ होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, जब तक वो नहीं मरता तब तक ग्रोथ होती रहती है। ऐसी ग्रोथ को बुलाते हैं इनडेटर्मिनेट ग्रोथ, जहां पे कोई फिक्स टाइम नहीं होता जब ग्रोथ जाकर के स्टॉप होती है। इसको बोलते हैं इनडेटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो वहां पर ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक होती है और उस एज के बाद में ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है। नॉर्मल सेल हमारे डिवाइड करना बंद कर देते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी डैमेज हो जाता है, कभी हमारी बॉडी में कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत है, तभी सिर्फ सेल डिवीज़न चलता है। तो हमारी बॉडी में लाइफ लॉन्ग ग्रोथ नहीं होती है, एक स्पेसिफिक टाइम तक ग्रोथ चलती है, अप टू अ स्पेसिफिक एज या फिर स्पेसिफिक टाइम तक ही ग्रोथ ऑपरेट करती है। ऐसा क्यों है कि हमारी बॉडी में जो प्लांट्स हैं उनके अंदर में इनडेटर्मिनेट ग्रोथ होती है और एनिमल्स के अंदर में डेटर्मिनेट ग्रोथ होती है? क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है। मेरिस्टेम का काम है लगातार न्यू सेल बनाते जाना, बॉडी में नए सेल कॉन्टिन्यूसली हर टाइम ऐड करते जाना। तो नए सेल बॉडी में डेली ऐड होते रहते हैं, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में हमारी सेल तभी नए बनते हैं जब उनको रिपेयर करना होता है। तो सेल डिवीजन तभी होगा जब हमें रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ओनली फॉर रिपेयर। ऐसी ग्रोथ जहाँ पे नए नए सेल रोज बन रहे हो उसको बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इसको बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। जबकि यहाँ पर नए सेल नहीं बनते उसको बोलते हैं क्लोज्ड ग्रोथ, क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो ये एनिमल प्लांट्स के अंदर में और एनिमल्स के अंदर में बेसिक डिफरेंस है ग्रोथ का। तो प्लांट्स की ग्रोथ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर निकल करके आते हैं जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है, कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज होते हैं वहीं में होती है। इनडेटर्मिनेट होती है, कभी भी किसी टाइम पर ख़त्म नहीं होती है, लगातार पूरी टाइम पर चलती रहती है। इनडेटर्मिनेट के साथ ओपन फॉर्म रहती है, मतलब नए सेल कॉन्टिन्यूसली बनते हैं। नए सेल जो होते हैं वो लगातार पूरी लाइफ लॉन्ग ऐड होते रहते हैं बॉडी में। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लोकलाइज्ड, इनडेटर्मिनेट एंड ओपन। लेकिन आपको ये भी नहीं समझना है कि प्लांट की बॉडी में हर एक प्लांट पार्ट जो होता है वो इनडेटर्मिनेट टाइप ग्रोथ ही शो करता है। प्लांट की बॉडी में कई सारे ऐसे पार्ट भी होते हैं जो डेटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ पार्ट्स की अगर हम नाम लें तो लीफ हो गया, पत्ता जो हो गया, उसका फ्रूट जो हो गया, उसका जो फ्लावर हो गया, उसका जो सीड हो गया, इनमें एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ दिखाई देती है। कितना, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। लीफ किसी भी प्लांट का ले लो, मान लो हम नीम का प्लांट लेते हैं तो नीम का जो लीफ होता है वो एक पर्टिकुलर साइज़ का ही होता है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर साइज़ का ही रहेगा, उसके बाद ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, मतलब कॉन्टीन्यूसली तो इंक्रीज़ नहीं करता। इसी तरह से कोई फ्रूट है, उसका भी एक प्लांट पे फिक्स्ड शेप साइज़ होता है, टाइम होता है उसके ग्रोथ का। फ्लावर का भी एक फिक्स शेप साइज टाइम होता है, सीड भी इसी तरह से। तो जो फ्लावर प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, डेटर्मिनेट। मतलब प्लांट की लाइफ में प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो डेटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ भी दिखाई देती है प्लांट में, और इनडेटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ भी दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, एक ओवरऑल बात करें तो प्लांट की ग्रोथ कैसी दिखाई पड़ती है, इनडेटर्मिनेट। मतलब उसकी जो स्टेम होती है वहाँ पे लगातार ग्रोथ चलती है, उसको बोलते हैं इनडेटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे हमने बात कर ली है कि ग्रोथ किसको बोलते हैं। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ किस तरह से डिफरेंट है, प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ किस तरह से डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमने बताया है कि प्लांट्स की ग्रोथ लोकलाइज्ड है, क्योंकि प्लांट की बॉडी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं कुछ पर्टिकुलर जगहों पर, जो डिवीजन करते हैं और डिवाइड करके ग्रोथ को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट बॉडी में जो ग्रोथ है वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पर होती है। अब किन जगहों पर होती है, कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ पर मेरिस्टेम लोकेटेड रहता है जर्नली, वो देखते हैं। तो मान लो ये कि सॉइल है, सॉइल के ऊपर जो प्लांट पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूट, और सॉइल के नीचे जो प्लांट पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट। तो ये हमारा शूट पार्ट है और ये हमारा रूट पार्ट है। अब शूट पार्ट के सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, एक मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। चाहे शूट की बात करें चाहे रूट की बात करें, इनके सबसे टिप वाले पोर्शन में, एकदम टिप वाले पोर्शन पे क्या प्रेजेंट रहेगा, एपिकल मेरिस्टेम। ये वाला एक एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। वहीं पर इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम है मतलब इसके सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे, नए नए सेल बनाते जाएंगे लाइफ लॉन्ग, और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे शूट एपिकल मेरिस्टेम हो, ये दोनों ही प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं, प्लांट की बॉडी की लेंथ को बढ़ाते हैं, और इन दोनों को बुलाया जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। ये दोनों क्या कहलाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्योंकि प्लांट की बॉडी में सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, लेंथ में इंक्रीज आता है, उसके बाद हमारा सेकेंडरी ग्रोथ विड्थ में इंक्रीज आता है। तो एक बार लेंथ बढ़ जाती है, फिर दूसरी तरह की मेरिस्टेम डेवलप करती है, लेटरल मेरिस्टेम, इस तरह वाली सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ये हमारे पास में है लेटरल मेरिस्टेम। जो ये लेटरल मेरिस्टेम है, इनका क्या काम है, इनका काम है विड्थ इंक्रीज करना, प्लांट की मोटाई को बढ़ाना, विड्थ को बढ़ाना। ये जो विड्थ का इंक्रीज होता है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, जो विड्थ का इंक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि ये प्लांट की लाइफ में लेटर दिखाई पड़ती है, बाद में दिखाई पड़ती है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और जो मेरिस्टेम इसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम्स, उनको बुलाया जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो हमारे पास में दो तरह की मेरिस्टेम होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो लेंथ का इंक्रीज कराती है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम जो विड्थ का इंक्रीज कराती है। तो दो तरह की मेरिस्टेम यहाँ पे हमने पढ़ ली, और इन्हीं मेरिस्टेम में पूरी प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कंट्रोल होता है। क्योंकि प्लांट की पूरी ग्रोथ, पूरा का पूरा सेल डिवीजन कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पर कंसंट्रेटेड है, वहीं पर सेल डिवीजन हो सकता है, नए सेल बन सकते हैं। तो प्लांट का कोई सा भी ऑर्गन आप उठा करके देख लोगे तो उस पूरे ऑर्गन में जो ग्रोथ होती है वो 3 अलग अलग फेजेस में होती है। जो किसी भी ऑर्गन के अंदर में प्लांट के जो ग्रोथ होती है वो कितने फेजेस में होती है, 3 अलग अलग फेजेस में ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। वो 3 अलग अलग फेजेस कौन कौन से हैं, एक प्लांट पार्ट यहाँ पे बना लेते हैं, रूट बना लेते हैं। मान लो ये सॉइल है, ये हमने रूट बना लिया, ठीक है। अब इस रूट में 3 रीजन दिखाई पड़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इसके पीछे ये वाला रीजन, और फिर सबसे लास्ट में होता है ये वाला। ठीक है, तो ये 3 रीजन्स की फॉर्म में कोई भी जो प्लांट ग्रोथ होती है, प्लांट का ऑर्गन होता है, उसकी ग्रोथ कितनी 3 रीजन में हम बांट सकते हैं। ये 3 रीजन कौन कौन से हैं वो समझिए आप। तो सबसे पहला रीजन होता है जो सबसे डिस्टल एंड पे लोकेटेड होता है, मतलब एक्सेस के सबसे दूर। ये एक्सेस है हमारा सॉइल, और इससे जो सबसे दूर होगा वो बोलेंगे हम डिस्टल पार्ट, और एक्सेस के जो पास होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। जैसे मान लो अगर ये स्टेम होता तो स्टेम में ये डिस्टल पार्ट होता
और ये वाला प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, क्योंकि हमारा सॉइल क्या है, एक्सेस, तो एक्सेस के पास जो होता है वो प्रॉक्सिमल, और एक्सेस से जो दूर होता है वो डिस्टल। तो जो सबसे डिस्टल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गन का, सबसे दूर वाला पार्ट होता है, उसमें होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। तो ये क्या कहलाता है, मेरिस्टेमेटिक जोन या फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर वाला रीजन जो प्रॉक्सिमल साइड पे होता है मेरिस्टेमेटिक जोन पे, इसको बुलाते हैं इलोंगेशन जोन या इलोंगेशन रीजन, इलोंगेशन जोन। इसके प्रॉक्सिमल साइड पे क्या लोकेटेड होता है, मैच्योरेशन जोन। तो ये वाला जो होता है ये होता है मैच्योरेशन जोन। तो हमारे पास में 3 रीजन हो गए, ये सबसे डिस्टल पार्ट है और ये सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट है, सबसे डिस्टल और सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट है। अब इन हर रीजन में अलग अलग काम देखने को मिलता है। मेरिस्टेमेटिक जोन में हमें अलग तरह का काम देखने को मिलेगा, इलोंगेशन जोन में अलग तरह का काम देखने को मिलेगा, अलग तरह के सेल देखने को मिलेंगे, और जो मैच्योरेशन जोन है वहाँ पर अलग तरह का सेल देखने को मिलेगा, अलग तरह के फंक्शन देखने को मिलेंगे। एक एक करके इन तीनों रीजन में जो पाए जाने वाले सेल हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखते हैं। तो पहला है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन, जो मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, लगातार डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवाइड कर रहा है, ये फिर डिवाइड कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, नए नए सेल बना रहे हैं। अगर ये लगातार डिवाइड करते रहेंगे तो क्या इनको ग्रोथ का टाइम मिलेगा? नहीं, इनको ग्रोथ का टाइम कभी भी मिलता ही नहीं है। जब इनको ग्रोथ का टाइम मिलेगा ही नहीं तो क्या यहाँ पर ग्रोथ हमें दिखाई पड़ेगी? नहीं, तो इनका साइज इंक्रीज नहीं होता, ये हमें छोटे छोटे सेल की फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो सेल होते हैं यहाँ पे, वो सेल बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। अब सेल स्मॉल साइज का होता है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है, बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, उसमें बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा अबंडेंट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, जो सेल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं ताकि उनके बीच डायरेक्टली फंक्शन कोऑर्डिनेट हो सके, वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में डिवाइड कर सकें। तो जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनके बीच में अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा। जो यहाँ पर सेल वॉल बनेगी वो प्राइमरी नेचर की होगी। अभी सेल वॉल हमारी प्राइमरी नेचर की है क्योंकि सेल को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना है, नई सेल वॉल ग्रो करने से कोई मतलब नहीं है। अभी जो सेल वॉल है वो पतली होगी, प्राइमरी होगी, ग्रोथ करने में कैपेबल होगी। अच्छा, क्या ये इमैच्योर सेल है या फिर मैच्योर सेल है? क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस डिवीजन चल रहा है, इनको मैच्योरेशन का टाइम नहीं मिलता, तो ये इमैच्योर सेल होते हैं, ये डिफरेंशिएटेड सेल नहीं होते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो कभी भी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरिस्टेमेटिक सेल कैसे होते हैं? इमैच्योर सेल। ये मैच्योर फॉर्म ऑफ सेल नहीं होते, इमैच्योर सेल होते हैं। क्योंकि ये इमैच्योर हैं तो ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, ये कुछ भी फंक्शनिंग नहीं करते हैं, ये सिर्फ डिवाइड करते हैं। इनका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना। क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होगा तो क्या यहाँ पे वेस्ट मटेरियल बनेगा? नहीं, तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल भी नहीं बनेगा। और जब वेस्ट मटेरियल नहीं बनेगा तो यहाँ पर कोई वैक्यूल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वैक्यूल या तो देखने को नहीं मिलेगा या बहुत छोटा देखने को मिलेगा। तो वैक्यूल भी यहाँ पे हमें लेस प्रोमिनेंट, छोटे या एब्सेंट दिखाई पड़ेंगे। तो ये होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर आते हैं हमारा इलोंगेशन जोन। जो इलोंगेशन जोन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जो इलोंगेशन जोन है वहां पर सेल अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है। देखो, अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो जो सेल हैं वो अब अपने साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो मेरिस्टेमेटिक सेल ने नए सेल ऐड किए हैं वो मैच्योर होकर के कुछ फंक्शन परफॉर्म कराएंगे, वो आगे ग्रो नहीं करेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक सेल ने बहुत सारे सेल बनाए हैं ये पीछे, अब ये डिवीजन कैपेबिलिटी लूज कर देंगे, अब ये डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड करने की बजाय ये क्या करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर सेल बनाएंगे,
जिनको हम परमानेंट सेल्स भी बोलते हैं, तो पीछे के साइड बहुत सारे परमानेंट सेल लगातार वो ऐड करता हुआ चला जाएगा। अब परमानेंट सेल के अंदर में जो दूसरा फेज दिखाई पड़ता है वो है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन का जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे सेल्स अपना साइज इंक्रीज करते हैं। तो साइज जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ या प्रॉक्सिमल एंड की तरफ जाते टाइम इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब साइज इंक्रीज के लिए जो सेल है वो अपने प्रोटोप्लाज्म को बढ़ा रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शंस करवा रहा है, चीज़ों को सिंथेसाइज करवा रहा है, अपना साइज इंक्रीज करवा रहा है। जब सेल अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे वैक्यूलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वैक्यूलेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। वैक्यूल या तो ज़्यादा बनने लगेंगे या उनका साइज इंक्रीज होने लग जाएगा। जैसे जैसे सेल इंक्रीज करता है अपने साइज को, छोटा सा सेल अपने साइज को इंक्रीज करता है, तो इसमें अब नई सेल वॉल डेवलप करना स्टार्ट हो जाती है। पहले हमारे पास में एक सेल वॉल थी, प्राइमरी सेल वॉल, अब हमारी मल्टीपल सेल वॉल, एडिशनल सेल वॉल डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं ताकि हम और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। तो यहाँ पर नई सेल वॉल डेवलप करना भी धीरे धीरे स्टार्ट करने लग जाती है। लास्ट स्टेज पर चलते हैं जिसका नाम है मैच्योरेशन जोन। तो अगर इलोंगेशन जोन के भी और प्रॉक्सिमल साइड पे आएंगे, सॉइल की तरफ आएंगे, एक्सेस की तरफ आएंगे, तो हमें दिखाई पड़ता है एक जोन जिसका नाम है मैच्योरेशन जोन। अब इस मैच्योरेशन जोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ पर सेल अपने अंदर मैच्योरेशन जोन जो मैच्योरेशन जोन है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पर जो ग्रोथ सेल कर रहा था इलोंगेशन फेज के दौरान वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। तो जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, मतलब मैक्सिमम साइज सेल अटेन कर लेता है। यहाँ पर सेल के पास में क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमल साइज। एक बार उसका साइज मैक्सिमम हो गया, अब उसको फर्दर ग्रोथ नहीं करनी, अब वो अपने अंदर में मॉडिफिकेशन लेकर के आता है ताकि वो अपने शेप साइज को मॉडिफाई करके कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब ये क्या लेकर के आता है अपने अंदर, मॉडिफिकेशंस या फिर मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन शो करके एक पर्टिकुलर शेप अटेन कर लेता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लेता है। कुछ पर्टिकुलर शेप का हो जाएगा, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा। मैच्योरेशन के दौरान इसके अंदर कई तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसकी सेल वॉल में चेंज देखने को मिलेगा। इसकी सेल वॉल चेंज हो जाएगी। सेल वॉल के अलावा जो इसमें प्रोटोप्लाज्म है, जो लिविंग मटेरियल है, वो भी चेंज हो जाएगा। ये दोनों चीज़ों में हमें चेंज देखने को मिलेगा और इन दोनों चीज़ों में चेंज होकर के ये एक पर्टिकुलर शेप, फंक्शन, साइज, स्ट्रक्चर को अटेन कर लेगा। जैसे यहाँ पे हमने कुछ सेल बनाए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो। जो सबसे बाहर वाला सेल था, यहाँ वाला, इसने अपना शेप कैसे मॉडिफाई कर लिया, एपिडर्मल सेल की तरह, चपटे सेल की तरह, ताकि ये इसको कवरिंग प्रोवाइड कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। इस एपिडर्मल सेल से कुछ एक्सटेंशंस निकल रही हैं जिनका नाम है रूट हेयर्स, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो रूट हेयर्स भी यहीं से निकलेंगी। अच्छा, जो सबसे बीच वाले सेल हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाएंगे, जाइलम में। पानी को कंडक्ट करना है, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू में ये कन्वर्ट हो जाएंगे और ये पानी को मूव करने के लिए मॉडिफाई हो जाएंगे। तो इस तरह से जो अलग अलग तरह का, अलग अलग पोजीशन वाला सेल है वो अपने आप को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर लेगा, अपने अंदर चेंज लाएगा और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा। ये होता है मैच्योरेशन जोन। तो कोई भी ऑर्गन हो, हम उसको 3 डिफरेंट जोन में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन देयर सेल कैरेक्टरिस्टिक। किस तरह का सेल वहां पे बिहेव कर रहा है उसके बेसिस पे हम उसको 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ मेजरमेंट। जो ग्रोथ है ये मेजरेबल फीचर होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो उसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट का मतलब है
कि अगर हम किसी पैरामीटर को या किसी क्वांटिटी को नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, नंबर की फॉर्म में उसको लिख पाएँ, तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट। तो उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, वेट का मेजरमेंट करते हैं, नंबर्स का मेजरमेंट करते हैं, इंटेलिजेंस का नंबर पेपर में जो आते हैं उसका ही मेजरमेंट करते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं? मेजरेबल क्वांटिटीज़। ठीक, इसी तरह से ग्रोथ भी एक मेजरेबल क्वांटिटीज़ है। अच्छा, ग्रोथ एक्चुअल में किस वजह से हो रही है? ग्रोथ का जो एक्चुअल रीज़न है वो है सेल डिवीज़न, और सेल डिवीज़न के बाद में जो नया प्रोटोप्लाज्म बनता है, यानी कि जो हमारे सेल का लिविंग मटीरियल है, प्रोटोप्लाज्म है, वो बढ़ता जा रहा है। हमारी बॉडी में जो प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग मटीरियल है, वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमें सेल को ग्रोथ को मेजर करना है, तो ग्रोथ को मेजर करने का जो सबसे डायरेक्ट मेथड होता है, जो एक्चुअल मेथड होता है, वो क्या होता है? टू डायरेक्टली मेजर प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज को हम डायरेक्टली मेजर करें, ये डायरेक्ट मेथड होता है। पर ये डायरेक्ट मेथड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मेजर करना, प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्टली मेजर करना काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कुछ ऐसे पैरामीटर्स डिवाइस कर लिए हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हमारे पास में मौजूद हैं जिनका जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोटोप्लाज्म के। हम यहाँ पर क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। इनडायरेक्टली हम कैसे मेजर करते हैं? हम कुछ ऐसा पैरामीटर मेजर करेंगे, एक ऐसा पैरामीटर मेजर करेंगे जिसका वैल्यू प्रोटोप्लाज्म के साथ में प्रोपोर्शनल हो। जब प्रोटोप्लाज्म बढ़े तो वो पैरामीटर भी बढ़े, और जब प्रोटोप्लाज्म घटे तो वो पैरामीटर भी घट जाए। तो अगर कोई पैरामीटर इस तरह का है जो प्रोटोप्लाज्म के बढ़ने और घटने से वो भी घटता बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल पैरामीटर। अगर हम इस पैरामीटर को मेजर कर लें तो क्या हम इनडायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज को भी मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं? कई सारे। सबसे पहला है वेट। सबसे पुराना और सबसे टिकाऊ तरीका है वेट। वेट मेजर करना किसी ऑर्गेनिज्म का उसके ग्रोथ को मेजर करने के बराबर ही है। अब वेट को मेजर करने का भी दो तरीका है, एक फ्रेश वेट और एक ड्राई वेट। एक फ्रेश वेट और एक होता है ड्राई वेट। फ्रेश वेट का मतलब है आपने किसी ऑर्गेनिज्म से कुछ टुकड़ा टिश्यू का काटा और उसको डायरेक्टली वे कर लिया। आपने कुछ टुकड़ा काटा और उसका डायरेक्टली वे कर लिया। पर फ्रेश वेट में प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन या बहुत बड़ा जो वेट होता है वो वाटर का होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में ऑर्गेनिक मैटर के साथ में जो लिविंग मैटर होता है उसके साथ में बहुत सारे अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होता है। और जो वाटर की क्वांटिटी है ना, जो वाटर का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। बेस्ड ऑन सीजन, बेस्ड ऑन वाटर लेवल उस एरिया में कितना है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वाटर का लेवल, वाटर का मास फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इस तरह से जो फ्रेश वेट आएगा वो भी फ्लक्चुएट करेगा वाटर के वेट के हिसाब से। तो मतलब ये तो कोई रिलायबल पैरामीटर है नहीं। तो ज़्यादा रिलायबल पैरामीटर या ज़्यादा अच्छा पैरामीटर वेट को मेजर करने का होता है ड्राई वेट, जिसमें हम एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को पहले हम कंप्लीटली ड्राई कर लेते हैं, मतलब उसमें से कंप्लीटली वाटर रिमूव कर देते हैं। पूरी तरह से वाटर को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। जब पूरी तरह से उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है तो हमारे पास में बचता है सिर्फ ऑर्गेनिक कंटेंट। जो हमारे पास में क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंटेंट। तो जब अब हम वेट मेजर करेंगे तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिक वेट आएगा, जो कि ड्राई वेट आएगा, जो बेटर वेट का मेजरमेंट है, वेट को मेजर करने का बेटर पैरामीटर है। अच्छा, वेट के अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेट इकलौता पैरामीटर है, हम लेंथ को भी यूज कर सकते हैं। अब लेंथ को या किसी भी पैरामीटर को जब हम यूज करते हैं तो हम ध्यान में ये रखते हैं कि वो जो ऑर्गन है, जो वो बॉडी पार्ट है, उसका ज्योमेट्री या उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। जिस तरह की उसकी ज्योमेट्री होती है उसी के बेसिस पे हम ग्रोथ पैरामीटर चूज करते हैं। तो लेंथ हम उसके लिए चूज करते हैं जो इलोंगेटेड पार्ट्स होते हैं, जो लंबे पार्ट्स होते हैं। जैसे हम बात करें प्लांट की स्टेम, प्लांट की पोलन ट्यूब तुम आगे देखोगे, वहां पर लेंथ यूज करते हैं।
है ना, कोई भी इलोंगेटेड पार्ट है, जैसे मोनोकॉट की लीव्स, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में भी हम लेंथ का यूज़ करते हैं। जैसे गन्ने की लीव्स, तो गन्ने की लीव्स बहुत लंबी देखी होंगी आपने। घास की लीफ वो भी लंबी कलर की लंबी होती है, तो मोनोकॉट की लीफ में भी हम लेंथ का यूज़ करेंगे। तीसरा होता है सरफेस एरिया। क्या सरफेस एरिया को भी मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल। सरफेस एरिया हम फ्लैट ऑर्गन्स के लिए यूज़ करते हैं। फ्लैट ऑर्गन्स जैसे कि ब्रॉड ऑर्गन्स, जैसे लीफ होता है, पत्ता, जो डाइकॉट पत्ता होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ब्रॉड शेप का। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सरफेस एरिया बेटर पैरामीटर है फॉर डाइकॉट लीव्स। लीव्स में भी डाइकॉट लीव्स। चौथा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम फ्रूट्स के लिए मेजर कर सकते हैं। भाई फ्रूट्स जो होते हैं वो 3D में होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप होता है, तो उसके लिए हम वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। सेल नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। भाई हमारे पास कितने सेल नए बन रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, ये भी तो ग्रोथ है। नए सेल कितने बन रहे हैं, ये भी तो ग्रोथ है। तो सेल नंबर का हमें एक काउंट भी दिया गया है। जैसे कि जो मेज होता है, भुट्टा होता है, उसका रूट एपिकल मेरिस्टेम, मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम हर घंटे 17,500 नए सेल कंट्रीब्यूट करता है। तो कितने बनाता है? 17,500 नए सेल कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो 17,500 नए सेल वो वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। सेल साइज ये भी यूज कर सकते हैं कि सेल अपना साइज कितना बढ़ा रहा है, सेल अपने अंदर कितना वाटर एक्यूमुलेट करता है और कितना इंक्रीज करता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका वाटरमेलन। वाटरमेलन अगर आपने खाया होगा तो उसके अंदर में ध्यान से देखा होगा कि वाटरमेलन 99% तो वाटर ही होता है, उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है। लार्ज क्वांटिटी में वाटर क्यों होता है? क्योंकि उसके सेल अपने अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो जो वाटरमेलन का एक इमेच्योर सेल होता है वो अपने अंदर इतना वाटर स्टोर कर सकता है कि वो 3.5 लाख टाइम्स इंक्रीज हो जाए अपने साइज का। वो अपने साइज का कितना इंक्रीज हो जाए? 3.5 लाख गुना इंक्रीज हो सकता है। तो यहां पर भी हमारे पास ग्रोथ किस में मेजर कर रहे हैं? हम सेल साइज की फॉर्म में ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग ऑर्गन्स के लिए यूज किए जाते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गन की ज्योमेट्री कैसी है, उसका शेप वगैरह कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है। अब जो ग्रोथ होती है वो मेजरेबल तो होती ही है, बट मेजरेबल होने के साथ में ग्रोथ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ग्रोथ रेट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेट यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम किसी भी चीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम में रिप्रेजेंट करें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूस करें उसकी क्वांटिटी को, तो वही बन जाती है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब जो ग्रोथ रेट होता है इसके बेसिस पे 2 तरह की ग्रोथ देखने को मिलती हैं। अर्थमेटिक ग्रोथ या अरिथमेटिक ग्रोथ, और दूसरी होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरी क्या होती है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। आपने अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी होगी 9th क्लास में, 10th क्लास में, जिसमें अर्थमेटिक सीरीज एक कांस्टेंट नंबर से हर बार बढ़ती जाती है, एक कांस्टेंट वैल्यू उसमें ऐड होती जाती है, वो बढ़ती जाती है। जबकि ज्योमेट्रिक जो सीरीज होती है वहां पर एक कांस्टेंट पैरामीटर मल्टीप्लाई होता जाता है और बहुत तेजी से ज्योमेट्रिकली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी सेम चीज होती है। पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ की। पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ की। अर्थमेटिक ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है जब हमारा एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद में 2 नए सेल का प्रोडक्शन करता है, जिसमें से एक सेल परमानेंट मैच्योर सेल बन जाता है और दूसरा मेरिस्टेमेटिक सेल रहता है। मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से ग्रो कर डिवाइड करता है, डिवाइड करके 2 नए सेल बनाता है, जिसमें एक परमानेंट सेल होता है और एक वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल वापस से डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद में 3 नए सेल बन चुके हैं परमानेंट और ये मैच्योर।
जितनी बार भी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है, जितनी बार भी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा, तो उतनी बार डिवाइड करने के बाद में वो एक दो नए सेल बनाएगा, जिसमें से एक होगा परमानेंट और एक होगा मैच्योर। तो एक होगा परमानेंट और एक होगा मैच्योर। तो अगर यहां पर ध्यान से देखें तो क्या परमानेंट सेल का नंबर, जो नए सेल बन रहे हैं, क्या वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं? वो कॉन्टिन्यूसली लीनियरली एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होता जा रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर बार एक नया सेल यहाँ पर ऐड होता हुआ जा रहा है। तो इसी सीक्वेंस में जो ग्रोथ होती है इसको बोलते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ। इस एरिथमेटिक ग्रोथ को दिखाने के लिए हम एक पर्टिकुलर प्लॉट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इक्वेशन भी बना सकते हैं। इसको शो करने के लिए जो इक्वेशन यूज की जाती है वो इक्वेशन यूज की जाती है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर इंटू टी, जिसमें जो एल टी है वो हमारे पास में मान लीजिए रूट है, वो रूट एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रही है, जो कि अर्थमेटिक ग्रोथ है। कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है मतलब अर्थमेटिक ग्रोथ है। अब इस रूट लेंथ को लेकर के हम समझते हैं, ये इक्वेशन बनाते हैं। एल टी जो है वो टी टाइम के बाद कितनी लेंथ है, टी टाइम के बाद जो लेंथ है उसकी बात कर रहा है। वहीं पर अगर हम एल नॉट की बात करें तो वो इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेवल पर जो कितनी लेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो टी है ये हमारा टाइम है, जितने टाइम के लिए हमने टोटल ग्रोथ को देखा है, और आर क्या है, ग्रोथ रेट, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यानी कि लेंथ इंक्रीज पर यूनिट टाइम। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन कैसी लग रही है, एम एक्स प्लस सी। क्या ये लीनियर इक्वेशन वाली जो ग्राफ इक्वेशन बनती है वही है? बिल्कुल। तो इसका अगर ग्राफ भी प्लॉट करोगे तो लीनियर ही आएगा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये हमारे पास में इनिशियल ग्रोथ है एल नॉट, और ये है लेंथ, इधर एक्स एक्सिस पे लेंथ है और वाई एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे लेंथ है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो जब हम यहाँ पर इसका एक ग्राफ बनाते हैं तो वो लीनियर ग्राफ आएगा, जिसमें स्लोप कितना रहेगा, स्लोप रहेगा आर। अब क्योंकि ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट रेट से ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पर स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा, और स्लोप जब कांस्टेंट रहता है किसी ग्राफ का तो वो लीनियर ग्राफ आता है। ये आपने फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा। तो लीनियर ग्राफ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमें ग्रोथ निकालनी हो तो हम वहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल ग्रोथ को लेकर के। मान लो हमें यहाँ पर ग्रोथ निकालनी है, तो बस हमें ये लेना है और टाइम लेना है, उसके बेसिस पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक लीनियर ग्रोथ या फिर अर्थमेटिक ग्रोथ, जिसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ हो रही है। अर्थमेटिक ग्रोथ के बाद में अब चलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ ज़्यादा एक्सपोनेंशियली होती है, ज़्यादा तेजी से होती है, उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सेकंड है जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ कब होती है, जब हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल अलग तरीके से डिवाइड करता है। हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करके जो दोनों नए सेल बनाता है वो दोनों के दोनों नए सेल कैसे हैं, मेरिस्टेमेटिक। फिर से ये डिवाइड करते हैं दोनों, और दोनों जब डिवाइड करते हैं तो 4 नए सेल बनते हैं जो सारे के सारे कैसे हैं, मेरिस्टेमेटिक। फिर से ये डिवाइड करता है, अब की बार कितने सेल बनेंगे, 8। अब की बार कितने बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक 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 और मेरिस्टेमेटिक, 8 सेल। तो क्या यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है? हाँ। तो इसका जो ग्राफ भी आएगा वो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही डेवलप करेगा। अब ये जो ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफ बनाने से पहले हमें इसका एक एग्जांपल पता होना चाहिए। तो जब हम एक एग्जांपल देख लेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें तब देखने को मिलता है मान लो कि हमारे पास कोई ऑर्गन है, कोई वेट है उसका ऑर्गन का, उसको लेकर के हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, उसको लेकर के ग्राफ बनाते हैं। एक ऑर्गन है, उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ वो शो कर रहा है।
तो यहाँ पे है हमारा वेट या फिर साइज पैरामीटर और इधर है टाइम। ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होती है इसके अंदर जे शेप का कर्व बनता है, कुछ इस तरह का कर्व है। जे शेप का कर्व बनता है। एक्सपोनेंशियल कर्व बनते ही ऐसे हैं, पहले हमारे ये लैग फेज में होते हैं, स्लो ग्रोथ करते हैं, और फिर एक्सपोनेंशियल फेज में आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। पर दिक्कत ये है कि नेचर में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। कभी भी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये ऐसा साइज अटेन कर लेगी कि उसके बाद ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं रह जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलने लगेगा, इस पॉइंट पे हमारे पास न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, स्पेस की कमी हो जाएगी, टॉक्सिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लगेंगे बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो ये सारे मिल करके ग्रोथ को स्लो डाउन करने का काम करेंगे, और अल्टीमेटली यहाँ से ग्रोथ क्या होगी, स्लो डाउन होने लगेगी और एक स्टेशनरी फेज में चली जाएगी। इस वाले फेज को जहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। अब इस ग्राफ का पूरा शेप देखें तो ये आपका ग्राफ का कैसा शेप दिखा रहा है, सिग्मोइड या फिर एस शेप, तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। ये सिग्मोइड कर्व बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। नेचर में ज़्यादातर हमें जो लिविंग सिस्टम होते हैं, जो नेचुरल सिस्टम होते हैं, वो सिग्मोइड कर्व ही जनरेट करके देते हैं। सिग्मोइड कर्व मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइफ का। लाइफ में कहीं पर भी आप कोई ग्राफ बनाएंगे तो वो सिग्मोइड कर्व की फॉर्म में ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो कोई भी नेचुरल फॉर्म में ग्रोथ हो रही हो, कहीं पर भी नेचुरल फॉर्म में ग्रोथ हो रही हो, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा आएगा, सिग्मोइड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, ऐसा ना हो भाई आर्टिफिशियली हमने उनको एनहेंस कर दिया है, उसमें नहीं। हम आर्टिफिशियली अगर न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे तो फिर वो बढ़ सकता है, बट अगर नेचुरल स्टेट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो ग्रो करते हैं तो हमें हर बार सिग्मोइड कर्व ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो भी सिग्मोइड कर्व ही दिखाते हैं, चाहे हम सेल की बात करें, टिश्यू की बात करें या ऑर्गन की बात करें, तो प्लांट्स के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये भी ग्रो करते हुए सिग्मोइड टाइप ऑफ कर्व ही बनाते हैं, सिग्मोइड ग्रोथ शो करते हैं, ग्राफ में अपना यही दिखाते हैं। अब इस ग्रोथ को एक बार हम वेट को लेकर के इक्वेशन बना लेते हैं। अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना है, इस कोई भी ग्राफ है, ग्राफ को हम इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, तो इस ग्राफ को भी हम एक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम वेट ऑफ ऑर्गन लेकर के चलते हैं। एक ऑर्गन है जिसका वेट हम कंसिडर कर रहे हैं, और वेट के लिए इक्वेशन हमने बनाई है W1 इज इक्वल टू W0 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर R इंटू स्मॉल t। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, W1 जैसा कि हमें पता ही है, फाइनल वेट, ये क्या है भाई, फाइनल वेट। W इनिशियल क्या है, इनिशियल वेट या इनिशियल साइज। जो इनिशियल वेट है वो हमने W0 से रिप्रेजेंट किया है। T जो है वो टाइम है, टाइम ऑफ कंसिडरेशन, जितने टाइम के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, जितने टाइम के लिए हमने उसको छोड़ा हुआ है, हम उसको पढ़ रहे हैं, वो लिखा है। जो E होता है ये फिजिक्स की एक टर्म है, मैथमेटिक्स की एक टर्म है, जिसको बोलते हैं बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉग या नेचुरल लॉगरिथम। ये किसी भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में यूज किया ही जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अलग है वो है R। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर जो R है ये ग्रोथ रेट नहीं है, क्योंकि ग्रोथ रेट तो कांस्टेंट ही नहीं है भाई। ग्रोथ रेट होता तो ग्रोथ रेट तो यहाँ पर कांस्टेंट ही नहीं है, तो R हम एक वैल्यू कैसे दे पाएंगे। तो ये ग्रोथ रेट नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये क्या है भाई, रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट और ग्रोथ रेट में क्या फ़र्क है ये भी पता होना चाहिए। पर ये याद रखेंगे कि जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है ये भी ग्रोथ को मेजर करने का एक तरीका है जो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ रेट। ये जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है ये हमें ये बताता है कि जो ओरिजिनल मटेरियल था, ओरिजिनल लिविंग मटेरियल था, उसने डिवाइड करके कितना नया मटेरियल बनाया है, उसमें डिफरेंस कितना आया है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक लड़का है जिसके 50 नंबर आते हैं, किसी टेस्ट में उसके
90 नंबर आ गए। वहीं पर कोई ऐसा लड़का है जिसके हर बार 85 नंबर आते हैं, उसके भी 90 नंबर आ गए। तो यहाँ पर एक टेस्ट में ज़्यादा इंप्रूवमेंट किसने किया है भाई? ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसने किया है क्योंकि इसने गैप ज़्यादा भरा है, यहाँ पे 5 ही है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इनिशियल पैरामीटर को देखते हैं और फाइनल पैरामीटर को देखते हैं। सिर्फ फाइनल पैरामीटर को देख के नहीं बताएंगे, हम इनिशियल और फाइनल पैरामीटर दोनों को देखते हैं। तो वो बन जाता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट का एक और नाम होता है एफिशिएंसी इंडेक्स। इसका एक और नाम होता है एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एफिशिएंसी को पता करता है, वो एफिशिएंसी के बारे में बात करता है कि किस एफिशिएंसी से वो नया लिविंग मटेरियल जनरेट कर रहे हैं, किस एफिशिएंसी के साथ वो नया सेल प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव ग्रोथ रेट के न्यूमेरिकल्स, ग्रोथ की कंडीशन और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ के अलावा हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन और ग्रोथ मिल करके बनते हैं डेवलपमेंट। तो हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में।